नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द रियल टॉक इंडिया में। और बहुत ही कम समय में हम लोग ने कई सारे अभी वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड किए हैं। आप लोग का प्यार इसी तरीके से बना रहे और आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नया निकाल कर हम जरूर लेते आएंगे समाज के लिए, आप लोगों के लिए। तो आज हमारे साथ मैं बताना चाहूँगा कि कई लोग चीज़ों को लेकर, सिस्टम को लेकर रोते रहते हैं कि हमारा सतना छोटा सा शहर है, हमारे यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, और उसका रोना लगाए रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँ, जिसको जो कुछ करना होता है वो छोटी सुविधाओं में, कम सुविधाओं में भी वो चीज़ हासिल कर लेता है। मिलाना चाहूँगा आप सभी को, हमारे बीच में अभिमन्यु भैया बैठे हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं और साथ में वो समाज सेवा से भी जुड़कर कार्य करते हैं। और सतना से ही उनका सफ़र शुरू हुआ था, इसी यहीं से उन्होंने स्कूलिंग अपनी प्राप्त की और उसके बाद आज दिल्ली में पहुंचकर वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत कर रहे हैं और वहाँ पे बेवक अंदाज में वहाँ पर अपनी आवाज़ को रखते हैं। तो आज हमारे बीच में ज़्यादा समय अपना न लेकर मैं चाहूँगा कि अभिमन्यु भैया के बारे में हम जानें। तो सबसे पहले भैया मैं जानना चाहूँगा कि ये सफ़र आपका कैसा रहा और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या रही और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मैं वकालत में जाऊँ और इस लाइन में जाऊँ? मेरी जैसे स्कूलिंग यहाँ पे क्राइस्ट ज्योति स्कूल से हुई थी। इसके बाद मैंने नेशनल लॉ स्कूल का एग्ज़ाम दिया जो भोपाल में है। उसमें जब सेलेक्ट हो गया, 5 साल का मैंने लॉ कोर्स किया। इसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करने 2010 में चला गया। 10 से लेके आज तक मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत अलग अलग तरीके के केस मुकदमे, बहुत सारे लोग गुहार लगाने के लिए भी आते हैं कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। कई मामलों में वो मेरे साथ आके जुड़ने का प्रयास किया लोगों ने, और मैंने उनकी जितनी मदद हो सकती थी मैंने उनकी मदद की। सतना को मैं एक छोटा शहर नहीं मानता हूँ, क्योंकि सतना ने काफ़ी अच्छे लोगों को आगे बढ़ाया है, जिनके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता थी। अब उनमें से एक शायद भगवान की कृपा रही होगी कि मैं उनमें से एक मैं भी हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए मुझे कम से कम 14 साल हो चुके हैं, और मैंने जितने लोगों की मदद हो सकती थी मैंने उतने लोगों की मदद की। बिल्कुल, और बहुत अच्छी चीज़ है। और कई बार मेरे को भी ज़रूरत पड़ी है तो मैंने कॉल करके भैया से डिस्कस किया और मुझे उसका सोल्यूशन मिला है। भैया, इस समय सबसे ज़्यादा देखते हैं, जैसे हम युवा जो हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम सामने फेस आ रही है वो है सबसे ज़्यादा जो साइबर के कारण जो वीडियोज़ आते हैं फेसबुक में या व्हाट्सअप में, उसमें क्या होता है बच्चे वीडियोज़ वो कर लेते हैं, तो उसके बाद उसी का स्क्रीनशॉट करके और कई प्रकार के इस प्रकार के अपराध चल रहे हैं जिसमें कई बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कोई फांसी लगा लेता है, क्योंकि ये बात ऐसी होती है कि वो अपने घर वालों से डिस्कस भी नहीं कर पाते डर के कारण। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप साइबर क्राइम क्या होता है पहले उस चीज़ को समझिए। किसी प्रकार का भी ऑनलाइन इंटरनेट का यूज़ करने के कारण से अगर आपके साथ कोई एक क्राइम कमिट हो रहा है तो उसे साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम में हर वो चीज़ आती है जो कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप कंप्यूटर हो गए, जो भी चीज़ इंटरनेट से जुड़ी है उसे हम साइबर क्राइम कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि आजकल ये बहुत देखा जा रहा है कि आपको अचानक ही एक दिन किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो अपने आप को सीबीआई ऑफिसर या फिर अपने आप को बैंक का एक अफसर या फिर आपको कोई अफसर बताते हुए अपने आप को आपसे कहता है कि आपके खिलाफ़ एक कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है और आप पुलिस रास्ते में है और आपको अरेस्ट करने के लिए आ रही है। तो सबसे पहले तो हमको ये फ़ोन जैसे ही आए आपको डिस्कनेक्ट करना है और अपने माता पिता से बात करनी है। आप आसपास जितने भी लोग हैं आपको ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने तक ही इसको सीमित रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप साइबर ट्रैप में फंस जाएंगे। आप जितना ज़्यादा लोगों से बातचीत करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा कि जो आपको ये बता सकेगा कि हाँ, ये साइबर फ्रॉड हो सकता है। इसके लिए सरकार भी बहुत कुछ सक्षम काम कर रही है। जैसे सरकार ने 1930 करके एक नंबर शुरू किया है, जिसमें कभी भी आपके साथ साइबर क्राइम का कोई भी हादसा होता है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग ने सुना, भैया ने बताया 1930 में आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके साथ इस प्रकार का कोई भी फ्रॉड होता है या इस प्रकार के कॉल आते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और भैया, ज़्यादातर हम लोग जैसे डिग्री कॉलेज से जुड़े हुए हैं, कई हमारे छोटी बच्चियाँ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनकी क्या होती है फ्रेंडशिप हो जाती है किसी के साथ, और फ्रेंडशिप में क्या होता है फ़ोटोज़ साथ होती हैं, चीज़ें होती हैं। फिर जब उस लड़की की शादी हो जाती है किसी और लड़के से, तो जो वो उसका दोस्त होता है, उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो उसे वो फ़ोटोज़ भेज के उसको मतलब बोलता है, डराता है, धमकाता है कि मैं तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये किस तरीके का अपराध और ऐसे युवाओं को के लिए क्या चीज़ें आनी चाहिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बना था। इसका सोल मोटिव एक ही इसका मोटिव था, वो ये था कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है उसको रोकना।
अगर आप जब भी किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ ऐसा होता है कि उसका कोई एक ऐसा वीडियो जो कि प्राइवेट वीडियो होगा, वो ऐसा अगर कोई व्यक्ति रिलीज़ करने की धमकी देता है या उसको करने का प्रयास करता है, आप तत्काल रूप से बिल्कुल डर को अपने मन से हटाते हुए आप थाने जाइए और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन में आता है। दूसरा ये आईटी एक्ट के सेक्शन 66 में आता है, जिसके तहत उसको भारी सज़ा हो सकती है, करीबन 10 साल तक की उसको सज़ा हो सकती है। तो लड़कियों को मैं तो ये बोलूँगा कि थोड़ा सा साहस करके अपने माता पिता को बताएं या अपने मित्रों को बताएं कि ऐसा उनके साथ हो रहा है, और उसके बाद तत्कालिक रूप से वो लोग थाने जाके इस चीज़ की कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। बिल्कुल। और भैया अभी कुछ समय से एक चीज़ें चल रही है, जैसा कि आपने भी देखा कई बड़े बड़े केस हुए जैसे नीला ड्रम और ये, तो एक भय का माहौल है युवाओं के अंदर। लोग डरने लगे हैं आजकल अपनी वाइफ से, अपने पत्नियों से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, केस ना हो जाए। कई ऐसे लोग भी हैं जो मैं सुनता हूँ कि वो मेरे को फ़ोन करके बताते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मेरी वाइफ मेरे को लगातार दहेज ये बोल रही कि मैं तुम्हारे ऊपर दहेज प्रताड़ना का वो लगा दूँगी, खाना तक बना के नहीं देगी। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे पतियों को क्या करना चाहिए जो पत्नियों से परेशान हैं? मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें जब भी कुछ ऐसा होता है कि पतियों को प्रताड़ित किया जाता है और पत्नी के द्वारा ये सब चीज़ें होती हैं, आप सबसे पहले इसका एविडेंस इकट्ठा करना शुरू करिए। आप कैसे एविडेंस इकट्ठा करेंगे? आप वॉइस रिकॉर्डिंग करिए, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, छोटा सा कहीं पे स्पाई कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग करिए। ये गलत है, बट ये आपकी सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी इस हिसाब से क्योंकि अगर आप जब कैमरा या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग रहेगी और आप इसके सामने वाला जाके थाने में ये कहता है कि आपने प्रताड़ना की है, ये की है, तो आपके पास कम से कम एक बैकअप प्रूफ रहेगा कि आप जब थाने में आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसको जाके आप जब देंगे, कहेंगे देखिए ऐसा ऐसा हुआ था, ये गलत बोल रही है, तो तुरंत ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन का तरीका बदलेगा और वो उस जो लड़की ऐसा ये सब कर रही होगी उसके ऊपर तुरंत चला जाएगा। तो इस प्रकार से वो आप लोग अपने आप को बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा अंकित जी देना चाहता हूँ कि जैसे हमको कई बार बैंक से रिकवरी एजेंट के फ़ोन आते हैं। आपने कभी क्रेडिट कार्ड लिया हो, मोबाइल लिया हो, गाड़ी लिया हो, कई बार हमारी स्थिति नहीं रहती कि हम पेमेंट कर पाएँ, और फिर वो लोग फ़ोन में खूब गालियाँ देते हैं, आपको उटपटांग बोलते हैं, कहते हैं घर के सामने आके हम ये हंगामा करेंगे। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन है कि वो आपसे किसी प्रकार का कोई भी अनुचित बात नहीं कर सकते। यदि वो करते हैं, आप तुरंत फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करिए और उसके साथ थाने में जाके कंप्लेन दीजिए कि आपके साथ ऐसी हरकत की जा रही है। तुरंत ही उसके खिलाफ एक्शन होगा। और आरबीआई की गाइडलाइन है, बैंक के ऊपर पेनल्टी लग सकती है, बहुत बड़ा एक इशू बन सकता है। और भैया आजकल मैं देखता हूँ जैसे किसी से बात करते हैं हम लोग कि कोई हम लोग से बात करता है कि हमारे साथ भैया ये हो रहा है, हम इतना परेशान चल रहे हैं, लेकिन वो थाना नहीं जाना चाहते। बोलते हैं कि हमको पुलिस से डर लगता है। जो आम आदमी वो आज पुलिस से डर रहा है, लेकिन जो वहीं पे बदमाश होते हैं वो तुरंत थाना पहुँच के उसी के खिलाफ उल्टी रिपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो थाना जाने से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, भारत देश ही एक ऐसा मात्र देश है पूरे दुनिया में जहाँ पे लोग पुलिस को देख के अनसेफ फील करते हैं। बाकी दुनिया में आप किसी भी जगह आप जाएंगे, अगर पुलिस वाला खड़ा हुआ है तो आप सदैव अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे कि पुलिस वाला है, मेरे साथ कुछ भी अनुचित नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप पुलिस वाला को अपने भारत देश में अपनी ओर आते हुए देखेंगे तो आपके मन में डर आ जाएगा कि कहीं ये मेरे साथ तो कुछ वसूली करने नहीं आ रहा है। बात ये सच आप बोल रहे हैं कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं उनको जेल और थाने जाने से चले जाते हैं और वहाँ जाके कंप्लेन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में डर चला गया है। उनको पता है कि पुलिस की पावर कितनी, उनको पता है कि जेल में क्या होता है, इसलिए उनके मन में डर चला गया। हमको बहुत ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता है। अगर कोई भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपको बिना डरे सबसे पहले तो आप थाने में जाके एक रिटन कंप्लेन दें। अगर थाने में रिटन कंप्लेन लेने से मना करता है तो आप उसको बाय पोस्ट भेजिए और पोस्ट की रिसीप्ट अपने पास ज़रूर रख लीजिए। और अगर आपने जब पोस्ट में कंप्लेन दे दी है और उसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो आप सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंडर में, अब बीएनएस में अलग हो गया है, सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंडर में आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट पुलिस वालों से स्टेटस रिपोर्ट मांगता है कि इस व्यक्ति ने आपको एक कंप्लेन दी थी, आपने इसमें क्या एक्शन लिया है। तो उनको तत्कालिक रूप में एक्शन लेके वो रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है।
बिल्कुल भैया, और मैं इसमें एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है कि गलत? क्योंकि जो शिक्षा होती है, जो हम लोग स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं 8वीं तक या 10वीं तक, आजकल जैसे बात चल रही है कि गुड टच और बैड टच की जानकारी को स्कूलों में दी जाए, हर तरह की जानकारी दी जाए। तो मेरा मानना है कि जो लॉ है उसके भी कुछ ऐसी एक चैप्टर या ऐसा एक सब्जेक्ट जोड़ना चाहिए शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि डर आदमी के इसलिए अंदर आता है क्योंकि उसे कानून नहीं पता है। लेकिन अगर उसे कानून पता चल गया कि ये एक्ट होती है, मैंने ये चीज़ की है, इसके ये है, और मेरे साथ अगर ये हुआ है तो उसके ऊपर, उस सामने वाले के ऊपर ये हो सकता है, तो क्या सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि इसको शिक्षा में ज्वाइन किया जाए? बिल्कुल इसके बारे में सोचना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को अपना मानव अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। न केवल मानव अधिकार बल्कि हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं एक समाज के प्रति। हमको रोड साफ़ रखनी है, हमको अपने घर साफ़ रखने हैं, घर के बाहर कचरा नहीं फेंकना है, रोड में चलते वक्त हमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं। तो ये कुछ ड्यूटीज़ हैं, छोटी छोटी ड्यूटीज़ हैं। अगर हम इन पर फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छे न केवल अच्छे नागरिक बनेंगे बल्कि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे जो कि देश और समाज के लिए कुछ कर सकता है। जागरूकता आएगी। बिल्कुल। और अब मैं कुछ निजी क्वेश्चन एक है मेरा, हाँ। कि जैसे कि हम लोग सभी को पता है कि आपके जो फादर हैं वो टीआई थे हमारे सतना में, अखंड प्रताप सिंह जी उनका नाम है, और बहुत स्ट्रिक्ट थे, और फिर अचानक से वो पॉलिटिक्स में आए और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। तो आपने अब करीब रहकर उनके अंदर बदलाव क्या देखा? एक पुलिस वाले, मतलब वो एक शासन और नियम वाले आदमी, और एक तुरंत जनप्रतिनिधि बन जाना, लोगों के बीच जाना, सबसे मिलना, फेलियर होना, तो इसमें आपने उनके अंदर कुछ अंतर देखा? देखिए, खाकी से खादी का सफ़र जो होता है वो बहुत ही एक जीवन को बदलने वाला सफ़र होता है। क्योंकि जब तक आप खादी में रहते हैं तो आप जनता के नौकर रहते हैं, और जैसे ही आप खादी में आते हैं तो जनता के सेवक बन जाते हैं। नौकर और सेवक में ये अंतर होता है कि नौकर जो होता है वो तनख्वाह लेके आपके लिए काम करता है, और जो सेवक होता है वो सेवक आपसे तनख्वाह लेके काम नहीं करता है, आपके लिए वो काम करता है। तो ये एक डिफरेंस होता है। तो जब पुलिस में वो थे तो उनका कायदा और प्लस कानून से चलने की आदत थी। उसके बाद जब वो राजनीति में आए तो उनको ये लगा कि समाज को एक अच्छा दृष्टिकोण कैसे दिया जाए, और हर व्यक्ति से जुड़ने का उन्होंने प्रयास किया। एक पुलिसकर्मी कभी किसी व्यक्ति से ज़्यादा ओपनली जुड़ता नहीं है, लेकिन जब वो नेता हो जाता है तो उसको हर व्यक्ति की समस्या सुननी पड़ती है, उसका समाधान कैसे किया जाए वो सोचना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसके लिए वो बहुत सजग भी थे और जिसके लिए बहुत वो निष्ठापूर्ण भी थे। बिल्कुल। और भैया, अब मैं चाहूँगा बचपन की, आपकी स्कूल लाइफ की कोई ऐसा यादगार पल जो आप अभी तक भूले नहीं, और कब बार बार आपको याद आता है कि ऐसा कोई वाक़या हो जो आपके को हँसाया हो और आपको अभी भी वो गुदगुदाता हो? अब ऐसे तो खूब सारे वाक़ये हैं, और जैसा कि अंकित आप भी जानते हैं कि मेरा सबसे एक जो प्रिय मित्र है उसका नाम आदित्य शर्मा है, जो कि आपका भाई है। और वो मेरा स्कूल टाइम का ही लंगोटिया यार है, और आज भी है। जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक तो वो है। अब उसके और हमारे जीवन में ऐसी कई अनेक बातें आई हैं कि जिसमें हम लोगों ने पेट पकड़ के हम लोग हंसते थे। कुछ वाक़या तो मुझे भी याद है कि जैसे स्कूल में ब्रश करना जाके, हाँ, मतलब स्कूल वाले बड़े परेशान रहते थे। विष्णु सर कई बार बताते भी आप लोगों के बारे में, तो सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि बताइए, हंसमुख मतलब खेलता हुआ लड़का, और आज इतने बड़े जाके सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग सब बदमाशी बच्चे थे, क्लास में पीछे बैठने वाले, कम नंबर लाने वाले। नंबर एक क्राइटेरिया नहीं होता किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि वो क्या क्या अचीव करेगा, वो इसको नहीं दर्शाता। जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में बैठने का मतलब ये होता है कि आपको प्रेशर झेलना आ जाए, कि जब आपके ऊपर एक अचानक ही दबाव बनेगा तो आप वो झेल पाएँ। एग्ज़ामिनेशन का इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में और कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और मैं अब सबसे बड़े अचीवमेंट की आपकी बात करूंगा, जो आपका अचीवमेंट है सबसे बड़ा, कई न्यायाधीशों ने इसकी प्रशंसा भी की है, जो ये बुक है। इस बुक के बारे में मैं चाहूँगा भैया, आप कुछ हमारे दर्शकों को होता है कि आपके मन में कैसा है कि ये किताब पढ़नी चाहिए, और इससे कितनी जागरूकता हमारे युवाओं के अंदर आएगी, और उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, और कहाँ उपलब्ध हो जाएगी उन बच्चों को, और कैसे उनको मिल सकती है, और इससे क्या क्या वो सीख सकते हैं? मैंने जो बुक मेरी अभी बुक आई है, ये एआई और साइबर लॉ से रिलेटेड बुक है, क्योंकि अपने भारत देश में इनसे रिलेटेड बहुत ही कम कानून हैं। हमको इस कानून को किस हिसाब से भविष्य में कानून आगे आ सकते हैं और किस हिसाब से उनको मोल्ड किया जा सकता है, उसके ऊपर ये किताब है। कई राइटरों के इसमें आर्टिकल्स हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस हिसाब से हम देश में साइबर अपराध को रोक सकते हैं, एआई फेक
जो आजकल फेक आपका आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है, उसको कैसे रोक सकते हैं? अंकित जी, मैं आपके माध्यम से आपके श्रोतागण को ये बताना चाहूँगा कि यदि उनके पास अभी फ़ोन है और जैसे आपके पास भी है, तो आप अभी अपने फ़ोन से *#21# डायल करिए। अगर आप ये डायल करते हैं तो आपको ये पता चलेगा आपके फ़ोन कॉल किसी को फॉरवर्ड तो नहीं हो रहा है। यदि अगर हो रहा है तो आप तुरंत अपने फ़ोन में ##21# डायल करें ताकि वो कॉल फॉरवर्डिंग रुक जाए। जब आप ये करते हैं तो यदि आपका कोई नंबर से कोई फ़ोन क्लोनिंग कर रहा होगा तो उसकी थोड़ी बहुत आप रोक सकते हैं उस चीज़ को। दूसरी बात, जब आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपका क्या आधार कार्ड में कितने नंबर इशू हो चुके हैं अभी तक, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको एक वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, उसका नाम है TEFCOP। आप जैसे ही TEFCOP डालेंगे अपने गूगल में तो एक वेबसाइट आएगी, उसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और आधार कार्ड डालेंगे तो उसमें ये दिखा देगा कि कितने नंबर आपके आधार कार्ड पे वैलिड अभी चल रहे हैं। तो अगर कोई नंबर उसमें से आपको ऐसा लगता है कि ये नंबर आपका नहीं है या तो ये गलत किसी ने इशू करवा लिया है, तो उसको वहीं से आप क्लोज कर सकते हैं और वहीं से उसको डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन आता है। आपके फ़ोन में OTP आएगा, आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। एक सवाल और है मेरा, मैं देख रहा हूँ कि इससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आजकल क्या हो गया, जैसे जो मेरा नंबर है और किसी कारणवश मेरे पास 2 नंबर थे और मैंने एक को बंद कर दिया, तो 3 महीने बाद अपने आप वही नंबर, सेम नंबर किसी और को अलॉट हो जाता है, वही नंबर। तो इससे क्या होता है, जो मेरे कॉन्टैक्ट है, जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो उनके पास जाने लगते हैं, वो उसका मिसयूज़ भी करने लगते हैं कुछ लोग। मेरे को ऐसा पता चला कि कई लोगों ने इसके लिए मेरे से बोला कि अभी तक ये नंबर मैं चला रहा था, 3 महीने मेरे को पता भी नहीं चला ये नंबर चल रहा है, मतलब फ़ोन पे तक वो ओपन कर ले रहा है। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं और इसका कैसे? अगर यदि कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपको इमीडिएटली 1930 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी ही पड़ेगी। अगर आप सजग नहीं होंगे अपने प्रति तो ये कोई ना कोई क्राइम कमिट हो जाएगा, जिसके बाद आपके ऊपर किसी प्रकार का इल्ज़ाम लग जाएगा कि ये आपने किया है। बट क्या ये थोड़ी सी टेलीकॉम वालों की बदमाशी है, जिसको अपन को समझने की आवश्यकता है कि 3 महीने उनको लगता है कि उनका फ़ोन रिचार्ज नहीं हो रहा है तो ये नंबर किसी और को वो लोग इशू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से अगर कोई एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड पे अपने फिंगरप्रिंट से कोई नंबर इशू करा रहा है तो ये उसके पास परमानेंटली होना चाहिए, क्योंकि ये लोग हर सिम को ऐसे ही बेच देते हैं कि जैसे वो लाइफ टाइम नंबर है आपका। बिल्कुल। अभी क्या है, मेरी माता जी का देहांत हुआ और मैं ध्यान नहीं दे पाया उसमें, और मेरी मम्मी का जो नंबर था वो चालू हो चुका है। मेरे को कई लोग ने बोला, अभी बात हुई हमारी, वो मतलब गंदे वर्ड बोलता है कि आजकल फ़ोन नहीं लगाना है, तो मतलब ये बड़ा फील होता है। तो इसके लिए मैं सोचा था कि आप दर्शकों को बताएं, और आपने सही जानकारी दी। अब मैं भी 1930 में कॉल करके इसका समाधान करूँगा। बिल्कुल। और भैया एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि अभी आप सतना ज़िले की, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए, आप सतना ज़िले में देख रहे हैं लगातार आजकल युवक यहाँ के कट्टा बंदूक लेकर फायर करते हुए और रील बना रहे हैं कट्टे के साथ, बंदूक के साथ। तो इनके ऊपर कौन सी धाराएं लग सकती है और ये करना इनके लिए कितना बड़ा अपराध है, इस बारे में थोड़ा? बिल्कुल सही। ये जो आप जैसे बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का वेपन, अगर लाइसेंस्ड वेपन भी है और आप इसको सोशल मीडिया में उसके साथ बंदूक लहराते हुए वीडियो या फायर करते हुए कोई वीडियो डाल रहे हैं, या इलीगल वेपन के साथ आप कोई वीडियो डाल रहे हैं, तो ये IPC के सेक्शन में कवर्ड है। उसको सज़ा हो सकती है उस व्यक्ति को। यदि कोई ये वीडियो पुलिस को जाके दे दे और उस व्यक्ति का नाम और डिटेल दे दे, पुलिस तुरंत ही इस मैटर में FIR रजिस्टर करेगी और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। ना केवल अरेस्ट किया जाएगा, आर्म्स एंड एम्यूनेशन एक्ट में उसको सज़ा भी हो जाएगी। और पुराना सतना जो आप जब स्कूल में थे, क्राइस्ट यूथ स्कूल में आप जब पढ़ाई कर रहे थे, उस सपने में और आज के सपने में क्या फ़र्क आप देखते हैं? मैंने तो 2003 में अपना 12वीं क्लास किया था। तब से लेके आज तक में मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि बच्चे अब थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। उनको सोशल मीडिया की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही किसी प्रकार का डर भी पैदा करता है परिवार वालों में भी कि कहीं कुछ बच्चे से गलती हो जाए और वो कुछ गलत स्टेप ना ले ले। इसके लिए परिवार वालों को भी सजग होना पड़ेगा और उस बच्चे को भी होना पड़ेगा। रही बात सतना तब से लेके आज तक कितना डेवलप किया है, मेरी नज़र में सतना आज भी वैसे ही है जैसा पहले था। दूसरी बात कि अगर हम ये देखें कि यहाँ पे हमको किसी भी सोसाइटी में कि वो सोसाइटी कितना आगे बढ़ी है, हमको अगर वो नापना है तो वहाँ से कितने बच्चे एजुकेटेड होके कहाँ प्लेस्ड हो चुके हैं,
कहाँ बाहर रह रहे हैं, कहाँ उनकी नौकरी है, वो क्या कर रहे हैं, उसकी जानकारी से ये पता चल जाएगा कि वो शहर कितना डेवलप्ड है। बिल्कुल, तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा आप लोग ध्यान से ये पॉडकास्ट देखें, और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जागरूक आप तभी हो पाएंगे, तभी आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे जब आप जागरूक होंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ अगर हो रही है तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अभिमन्यु भैया का बहुत बहुत आभार करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।